तो बता दें आपको, इजराइल हमास जंग के बीच आज काफी अहम दिन है। अरब लीग की बैठक है, अमेरिका भी टेंशन में है। गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले लगातार जारी है। अब हम आपको तीन बड़ी खबरें एक साथ बताते हैं जिनको जानना आपके लिए जरूरी है। पहली बड़ी खबर आपके सामने ये कि इजराइल जंग के बीच अमेरिका में एटमी बॉम्बर B-21 की उड़ान को लेकर सामने आ रही है। पहली बार अमेरिका B-21 रेडर की टेस्ट उड़ान करेगा। तो ये बड़ी खबर बैटल ऑफ गाजा से जुड़ी हुई। दूसरी बड़ी खबर आपके सामने, जहां हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह आज एक बार फिर से संबोधित करेगा। एक बार फिर से उसके संबोधन में हो सकता है कि कुछ बड़ा कहा जाए, कोई बड़ा ऐलान किया जाए। इससे पहले धमकी वाला वीडियो भी संबोधन से पहले उसने जारी किया है। तीसरी बड़ी खबर, गाजा में इजरायली सेना का अस्पतालों और स्कूलों पर हमला। IDF का दावा, अस्पताल स्कूल हमास लड़ाकों का ठिकाना है। तो ये तमाम बड़े दावे इस बीच किए गए हैं। ये तीन बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। यूएस में एटमी बॉम्बर B-21 की उड़ान, हिजबुल्लाह चीफ आज करेगा संबोधित, और गाजा के 6 अस्पतालों पर भीषण हमलों को लेकर भी खबर सामने आ रही है। और इस बीच आपको बता दें, गाजा में 36 दिन से लगातार विध्वंस जारी है। दुनिया भर से सीजफायर की आवाज उठने लगी है, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो रुकने वाला नहीं है। इस बीच आज पूरी दुनिया की नजर मुस्लिम वर्ल्ड पर है, क्योंकि सऊदी में गाजा पर मुस्लिम देशों की बड़ी बैठक हो रही है। 11 साल बाद ईरानी राष्ट्रपति भी सऊदी दौरे पर जा रहे हैं। सऊदी के रवाना होने से पहले ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अब बातें नहीं, एक्शन होना चाहिए, क्योंकि गाजा के त्राहिमाम को देखकर मुस्लिम देशों में गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड का आक्रोश और पश्चिमी साथियों का दबाव इजराइल पर सब कुछ बेअसर दिख रहा है। बिना ब्रेक के IDF का ऑपरेशन ग्राउंड जीरो पर लगातार जारी है। इस युद्ध के बीच अमेरिका ने ईरान समेत सभी दुश्मनों को बड़ा मैसेज दे दिया है। अमेरिका के सबसे घातक और एडवांस बम वर्षक विमान B-21 रेडर ने पहली उड़ान भरी है। इसकी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। इसके साथ इजराइल यूक्रेन युद्ध के बीच हलचल के मायने समझाने की भी कोशिश करेंगे। शुरुआत कर रहे हैं हम बड़ी खबर के साथ। बता दें आपको, बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका के सबसे घातक बॉम्बर ने उड़ान भरी है। बता दें, अमेरिका के B-21 रेडर की पहली टेस्ट फ्लाइट को लेकर खबर सामने आ रही है, जहां 100 विमानों की फ्लीट बना रहा है अमेरिका। तस्वीरें आपके सामने है। B-21 फ्लीट पर आएगा 16,000 अरब का खर्च। तो मानव रहित ऑपरेशन को भी अंजाम दे सकेगा ये B-21 रेडर, और उसकी तस्वीरें आपके सामने। अमेरिका का सुपर फाइटर B-21 रेडर तस्वीरों में आपके सामने है, जिसकी पहली टेस्ट उड़ान की तस्वीरें भी सामने आई है। अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर है ये, और देखिए तस्वीरें आपके सामने। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से अमेरिका की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया गया है। अपने अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर की टेस्ट उड़ान की ये तस्वीरें भी जारी की गई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मानव रहित ऑपरेशंस को भी ये अंजाम दे सकेगा। बताया जा रहा है B-21 फ्लीट पर करीब 16,000 अरब का खर्च भी आने वाला है। तो 100 विमानों की फ्लीट बना रहा है अमेरिका। और ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है, अमेरिका के B-21 रेडर की पहली टेस्ट फ्लाइट की तस्वीरें हैं। तो अमेरिका के सबसे घातक बॉम्बर ने किस तरीके से उड़ान भरी है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और इस बीच बता दें आपको, जंग के बीच अमेरिका के दुश्मनों को संदेश को लेकर खबर सामने आ रही है, जहां सबसे ताकतवर बॉम्बर होगा B-21 रेडर, जिसको लेकर यह खबर सामने आ रही है। रडार भी B-21 को पकड़ नहीं सकेंगे, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो सबसे ताकतवर बॉम्बर होगा B-21 रेडर, जो रडार की भी पकड़ में नहीं आने वाला है। इसको लेकर यह जानकारी सामने आ रही है। तो अमेरिका का सबसे घातक बॉम्बर, जिसकी पहली टेस्ट उड़ान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। जंग के बीच अमेरिका का दुश्मनों को ये बड़ा संदेश, जहां सबसे ताकतवर बॉम्बर होगा B-21 रेडर, जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। और ये जानकारी सामने आई है कि रडार की पकड़ से ये दूर रहेगा, क्योंकि रडार भी B-21 को पकड़ नहीं सकेंगे। आइए अब आपको अमेरिका के सबसे नए और शायद सबसे मारक न्यूक्लियर बॉम्बर की कुछ और बड़ी बातें भी जल्दी से बता देते हैं। क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बता दें आपको, अमेरिका का सबसे आधुनिक बॉम्बर है B-21 रेडर, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जानकारी है कि कैलिफोर्निया में B-21 रेडर की पहली टेस्ट फ्लाइट हुई है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बता दें, B-2 बॉम्बर के मुकाबले B-21 रेडर ज्यादा मारक बताया जा रहा है। यूएस एयरफोर्स की 100 B-21 रेडर बनाने की योजना, इसको लेकर
लेकर एक फ्लीट तैयार किया जाएगा और भविष्य के बड़े संघर्ष के हिसाब से माना जा रहा है कि इसका निर्माण किया जाएगा। B-21 रेडर के 2 वेरिएंट्स होंगे, पायलट के साथ और पायलट लेस, यानी बिना पायलट के भी ये उड़ान भर सकेगा। इसकी भी तैयारी पूरी कर ली गई है। मानव रहित ऑपरेशंस को ये अंजाम दे सकेगा। B-21 रेडर जो कि एक और बड़ा न्यूक्लियर बॉम्बर अमेरिका की तरफ से तैयार है, जिसकी टेस्ट फ्लाइट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो अमेरिका का सुपर फाइटर है B-21 रेडर। जानकारी आपके सामने कुछ और रख रहे हैं इस बॉम्बर को लेकर। बता दें इसकी कीमत के बारे में जो जानकारी सामने आ रही है, कीमत करीब 5,800 करोड़ रुपए इसकी बताई जा रही है। न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की इसकी क्षमता है, माफी चाहते हैं हम आपको, 16,000 करोड़ रुपए की इसकी कीमत है। जानकारी जो आपके सामने रख रहे हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड और इसके अलावा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने में ये सक्षम है। मजबूत इंटेलिजेंस, निगरानी, जासूसी, ये तमाम काम इससे किए जा सकेंगे। तेज कम्युनिकेशन, AI तकनीक से ये लैस बताया जा रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस बताया जा रहा और मानव रहित अभियान को भी ये अंजाम दे सकेगा। इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रियाद में 57 मुस्लिम देशों की बैठक से पहले ईरान की बड़ी धमकी सामने आई है। ईरान के राष्ट्रपति ने अल्टीमेटम दिया है, अब बात नहीं एक्शन का समय है, ये रईसी की तरफ से कह दिया गया है। तो ईरानी राष्ट्रपति ने एक अल्टीमेटम दिया, ये कहते हुए कि अब बात नहीं एक्शन होगा, एक्शन का समय है। ये ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। तो इब्राहिम रईसी की एक और धमकी, ईरान के राष्ट्रपति ने ये तमाम बातें रियाद की बैठक से पहले दी। और इधर वॉर के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर की सीक्रेट मीटिंग को लेकर भी खबर सामने आ रही है। बता दें, खामनेई ने समर्थक देशों के साथ मीटिंग की है। खबर यह भी कि मीटिंग में इजराइल के खिलाफ रणनीति बनाई गई है। फुल स्केल वॉर में उतरने से मना कर दिया गया है। इजराइल की छवि खराब होने का भरोसा है। ये तमाम बातें इस बैठक से निकलकर सामने आ रही है, जहां मीटिंग में इजराइल के खिलाफ रणनीति पर भी चर्चा हुई। तो बता दें, आइए देखते हैं कि सीक्रेट मीटिंग में ईरान के सुप्रीम लीडर ने 7 सूत्र क्या दिए हैं। समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जानकारी आपके सामने, सीक्रेट मीटिंग की इनसाइड स्टोरी ये रख रहे हैं आपके सामने, जहां खामनेई के 7 सूत्र क्या है। पहला, गाजा में नुकसान के बावजूद हालात फिलिस्तीनियों के पक्ष में है, ये कहा गया। दूसरा, मौजूदा हालात आगे फिलिस्तीन की मुहिम को मजबूत करेंगे, इस बात का भी दावा किया गया। खुद की करतूतों से इजराइल अपनी विश्वसनीयता खो रहा है, ये तीसरी बड़ी बात जो इस बैठक से निकलकर सामने आई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लंबे समय तक इजराइल का साथ नहीं देगा, ये एक और बात। पांचवी बात, सीधे वॉर में उतरने की जगह अपनी रणनीति को लेकर आगे बढ़े, ये भी कहा गया। इसके अलावा गाजा में जो हो रहा है उसे ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करें, लोगों तक पहुंचाएं, दुनिया भर में पहुंचाएं। सातवां, गाजा में जो हो रहा है उससे दुनिया का ध्यान न हटे, यानी फिलिस्तीन के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश और यहां इजराइल को विलन ठहराने की कोशिश। इस बीच बता दें आपको, गाजा में जब से इजराइल के हमले शुरू हुए हैं तभी से ईरान युद्ध में उतरने की धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, ईरान अमेरिका और इजराइल को तबाह करने का कई बार ऐलान कर चुका है, लेकिन ईरान ने अब तक युद्ध नहीं छेड़ा है। ईरानी सेना युद्ध में अब तक नहीं उतरी है। तो सवाल यही है कि आखिर गाजा युद्ध को लेकर रईसी का प्लान क्या है। एक तरफ गाजा में महाविध्वंस हो रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी बेस पर हर रोज विस्फोट हो रहा है। एक तरफ गाजा में बहुत बड़ा रक्तपात हो रहा है, तो दूसरी तरफ सुपर पावर पर आघात हो रहा है। जिस तरह गाजा में युद्ध की आग लगातार भड़कती जा रही है, उसी तरह अमेरिकी ठिकानों पर हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। ईरान के प्रॉक्सी जाल से बाइडेन और उनकी सेना परेशान है। मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट, ये वो अस्त्र हैं जिससे ईरान के प्रॉक्सी इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमले कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में फिर से अमेरिकी बेस पर एक के बाद एक कई हमले हुए। ड्रोन हमलों से इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिका के कई सैन्य बेस दहल उठे। हैरानी की बात यह है कि सुपर पावर अमेरिका तमाम कोशिशों के बावजूद इन हमलों को रोक नहीं पा रहा है। बीती रात इराक के अल हरीर और सीरिया के एन अल असद बेस पर फिर हमले हुए। इन हमलों के वीडियो भी जारी हुए हैं। अमेरिकी बेस पर जो हमले हुए हैं वो ड्रोन से हुए हैं। अमेरिका की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। ईरान के इशारे पर अमेरिकी बेस पर हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं।
इन हमलों में न सिर्फ अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं बल्कि अमेरिका के हथियार भी तबाह हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अमेरिकी बेस पर जो हमले हुए हैं उसमें अमेरिका के कई सैनिक मारे गए, कई घायल भी हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बेस पर जो हमले हुए हैं उसमें अब तक 60 अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। अमेरिका ने ईरान से अपील की थी कि वो कट्टरपंथी संगठनों का साथ देना बंद कर दे, लेकिन रईसी और उनकी सेना ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इसका मतलब यह है कि ईरान इसी तरह से कट्टरपंथी संगठनों को हथियार देता रहेगा, अमेरिकी बेस पर इसी तरह से हमले होते रहेंगे। तो सवाल यही है कि क्या ईरान सीधे तौर पर युद्ध में ना उतरकर अपने प्रॉक्सी के सहारे प्रॉक्सी वॉर लड़ेगा? क्या वो इजराइल और अमेरिका को अपने कट्टरपंथी संगठनों के जरिए ही सबक सिखाना चाहता है? फिलहाल तो यही लग रहा है। ईरान एक महीने से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध शुरू करने की धमकी दे रहा है, लेकिन उसने अब तक ऐसा नहीं किया है। ईरान अपने प्रॉक्सी से ही हमले करवा रहा है। इसकी वजह है रईसी का वो डर जो अमेरिका से है। ईरान को मालूम है कि अगर वो युद्ध में कूदा तो सुपर पावर उसका नामो निशान मिटा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जहां हमास सुरंग पर TV9 पर IDF का प्लान सामने आया है। सुरंग तबाही का प्लान TV9 पर एक्सक्लूसिव। सुरंग के भीतर जंगी तैयारी कर रही है IDF। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां सुरंग को तबाह करने का प्लान जो है वो अब TV9 पर आप एक्सक्लूसिव देखने जा रहे हैं। क्या है पूरा IDF का प्लान आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सुरंगों को तबाह करने के लिए IDF अपने ऑपरेशन में तेजी ला रही है। और इधर आपको बता दें, गाजा शहर में हमास के खिलाफ इजराइल की तरफ से की जा रही सैन्य कार्रवाई में सुरंगों को मुख्य लक्ष्य बनाया गया है। यहाँ की सुरंगों की कुल लंबाई लगभग 500 किलोमीटर है। इन सुरंगों में घुसना इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त है। इसके लिए वो उन्नत सॉफ्टवेयर और सेंसर तकनीक की मदद ले रहा है। सुरंगों में घुसने के बाद सैनिकों को वहां नेविगेशन और हमास से लड़ाई के लिए विशेष तरीके अपनाने होंगे। अंत में इन सुरंगों को पूरी तरह से नष्ट करना भी एक चुनौती होगी। ये ऑपरेशन आसान नहीं है, लेकिन इजराइल इसे हर हाल में सफल बनाना चाहता है। अनुमान यह है कि सुरंगों में घुसने के सैकड़ों रास्ते हैं और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सुरंगों में घुसने के रास्ते की पहचान करना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा सभी सुरंगों के जितने भी एंट्री पॉइंट है उनकी जानकारी हासिल करना भी जरूरी है। सुरंगों में घुसना और अंदर तक पहुंचना, सुरंगों के अंदर सुरक्षित रहना और खतरे से बचना। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हमास आतंकियों को गैस आधारित हथियारों से भी खदेड़ने की तैयारी है। हमास के साथ सीधी लड़ाई करना, साथ ही स्पॉन्ज बॉम्ब से सुरंगों का रास्ता ब्लॉक करना और विस्फोटकों की मदद से सुरंगों को ध्वस्त करना भी IDF के प्लान का हिस्सा है। ये एक जटिल और खतरनाक मिशन है, लेकिन इजरायली फौज के पास इसे अंजाम देने की पर्याप्त क्षमता है और दक्षता है। इस ऑपरेशन से हमास को करारा झटका लगेगा और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में यह निर्णायक साबित होगा। पूरे देश को इस बहादुर मिशन के प्रति गर्व है और लोग सेना के जवानों के प्रति आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। सुरंग में हमास के खात्मे के लिए बड़ा प्लान, केमिकल आधारित हथियार से लड़ेगी IDF की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरंग में आने वाली चुनौतियों पर यह रणनीति IDF की, जहां पर हथियारों का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, खासतौर पर जो केमिकल आधारित हथियार है उससे IDF लड़ने जा रही है। इसको लेकर भी खबर सामने आई है। तो गाजा में हमास के खिलाफ चलाए जा रहे सैन्य अभियान में सुरंगों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इन सुरंगों में घुसकर लड़ाई छेड़ना इतना आसान नहीं है। अब प्लान क्या सामने आया है ये समझिए। प्लान 1, सुरंगों के प्रवेश द्वारों की पहचान करना मुश्किल है क्योंकि ये आमतौर पर इमारतों के नीचे छिपे होते हैं। प्लान 2, सुरंगों के कई प्रवेश द्वार होते हैं जिनका पता लगा पाना मुश्किल है। ऐसे में चुनौती भी आपके सामने हम रख रहे हैं। प्लान 2 की चुनौती, टनल में एंट्री के कई रास्ते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। इसके अलावा प्लान 3, सुरंगों के जाल को पूरी तरह से भेदना, और इसके आगे चुनौती यह है कि GPS डिवाइस कारगर नहीं, कमांडो को ही अंदर जाना होगा। ये जानकारी भी सामने आ रही है। प्लान 4, सुरंगों में नेविगेशन को लेकर प्लान बनाया गया है, लेकिन इसमें चुनौती है जमीन पर मौजूद टीम से बातचीत मुश्किल है। फील्ड टेलीफोन इस्तेमाल में कठिनाई पेश आ रही है। तो ये
लिए एक बड़ा चैलेंज है। प्लान 5 सुरंग में आमने सामने की जंग को लेकर प्लान है, लेकिन चुनौती है आईईडी धमाकों की, हमास के हमले, सीमित हथियार और गोला बारूद जो पहले से ही टनल में मौजूद भी है। प्लान 6 सुरंगों को पूरी तरह से नष्ट करना और ऐसे में चुनौती है विस्फोटकों से ध्वस्त करने पर बड़ा खतरा, आईडीएफ जवानों की जान भी इसमें जा सकती है। तो तमाम चैलेंजेस आईडीएफ के सामने है। 7वां प्लान, बता दें सुरंग में हमास पर जीत हासिल करना भी ये रणनीति का हिस्सा है, लेकिन चुनौती क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। तंग जगह में लड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण, छोटे और हल्के हथियार उपकरण से ही जंग अब तक लड़ी जा रही है, जो एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, आईडीएफ के उत्तरी गाजा में एक्शन की खबर सामने आ रही है। हमास मुख्यालय को तबाह कर दिया गया है, हमास के लॉन्चिंग पैड को नष्ट किया गया है। उत्तरी गाजा में हमास के गढ़ों पर आईडीएफ का नियंत्रण हो गया है, ये खबर भी सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, हमास का मुख्यालय से बताया जा रहा है, जहां पर हमास के लॉन्चिंग पैड को नष्ट करने की ये तस्वीरें सामने आई। उत्तरी गाजा की ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण। तो आज हम आपको हमास के वो हथियार भी दिखाते हैं जिसके दम पर उसने 7 अक्टूबर को इजराइल को लहूलुहान कर दिया था। वॉर जोन में मौजूद टीवी9 भारतवर्ष की जो संवाददाता है विपिन चौबे इजरायली सेना के बेस पर पहुंचे, जहां हमास के हथियारों को दिखाया गया। हथियारों के जखीरे में ईरान के हमास प्रेम वाले सबूत भी मौजूद हैं। इजराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर को शुरू हुए जंग में हमास के लड़ाकों ने कितनी बड़ी तैयारी कर रखी थी, उसका साजो सामान इस वक्त इजराइल के एक डिफेंस बेस पर रखा हुआ है। और मैं उसी डिफेंस बेस पर टीवी9 भारतवर्ष की मौजूदगी है और एक एक इक्विपमेंट्स आपको दिखाए जा रहे हैं कि हथियारों के साथ दवाइयों की कितनी बड़ी खेप लेकर ये तमाम लड़ाके इजराइल की सीमा में दाखिल हुए थे। ये हैकिंग फ्रेम्स हैं जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यहाँ तक ये हैकिंग फ्रेम्स हैं। इसके बाद वो तमाम बॉम्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल इजराइल के गांव में रहने वाले लोगों को डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ किया गया था। और यहां से अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको चौंका देने वाली ये तस्वीरें हैं। ये वो बड़ी माइंस भी आपको नजर आएंगी, बॉम्ब्स भी नजर आएंगे, आईईडीज भी नजर आएंगे, जिसके जरिए इन्होंने इस पूरे हमले को अंजाम दिया है। शुरुआत इन आईईडीज के जरिए करिए। ये आईईडीज बॉम्ब है जिनका इस्तेमाल इजराइल के गांव में किया गया था। इसके बाद जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये वो तमाम आईईडीज की तस्वीरें हैं। इसके बाद जो मैं आपको दिखाऊंगा वो माइंस की तस्वीर होंगी जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो माइंस है, हैवी माइंस है, जो लगभग जिस एरिया में प्लांट किया जाए वहां लगभग 500 मीटर का इलाका उड़ा पाने में ये पूरी तरह से सक्षम होता है। इसके बाद आप देखिए, ये अगर आप देखेंगे ये ग्रेनेड्स हैं, तरह तरह के हैंड ग्रेनेड्स हैं जिनका इस्तेमाल किया गया था। ये पाइप बॉम्ब हमें बताया गया है, ये पाइप बॉम्ब है जिसका इस्तेमाल किया गया था। एक तरफ से एक्सप्लोजिव डालकर इसमें ब्लास्ट किया जा सकता है और दुश्मन को 1 मिनट में धराशायी करने में ये पाइप बॉम्ब्स सक्षम है। ये ईरान मेड है, देखिए ये ईरान मेड बॉम्ब है जिसकी तस्दीक ये स्टिकर करता हुआ आपको नजर आएगा। फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, यहाँ पे इसको लोड किया जाता है और उसके बाद ट्रिगर करके इसका इस्तेमाल उसमें किया जाता है। दिस इज RPG-29। ये RPG-29 है, ये भी एक तरह का हथियार है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इसका ट्रिगर होता है, वहाँ से एक तरफ से इसमें गोला डाला जाता है, यहाँ से ट्रिगर किया जाता है और सामने जो दुश्मन होगा वो 2 मिनट में धराशायी। इसके अलावा ये RPG-7 है, ये उसी की श्रृंखला, यहाँ से ये RPG-7 की श्रृंखला यहाँ से शुरू होगी। यहाँ वहाँ आप जहाँ नजर डालेंगे इसी तरह के हथियार हैं। कई तरह के ऐसे हथियार हैं जिसके शायद आपको कभी देखा भी ना हो, कभी आपने नाम भी ना जाना हो, वो सब है। इसके अलावा कई सारे अनमैन्ड UAVs यहाँ पर है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये देखिए, ये वो जो RPGs हैं, ये यूरोपियन यूनियन के 80 के दशक के ये RPGs हैं जो यूरोपियन यूनियन में इस्तेमाल हुआ करते थे। अक्सर जो आतंकवादी संगठन हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जितने हथियार आपको नजर आ रहे हैं, आर्म्स नजर आ रहे हैं, एम्यूनिशंस नजर आ रहे हैं, इनकी खासियत यह है कि इसमें से 15% आर्म्स जो हैं वो ईरान मेड हैं। Much of the munitions here have been made by Iran, but not all. What you're finding here is a huge amount of different types of weaponry you found. What was explained to us by the major here before, that this weaponry is made from Iran, maybe some from the former Soviet Union, some from North Korea. These are the type of, and most of it was actually homemade in Gaza itself.